Okay, we have run through the uh, financial statement of a limited company और एक सवाल आज हम पूरी एक क्लास में करते हैं और ऑलमोस्ट रेप्लिकेशन ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। फॉर्मेट हम बना लेते हैं इन द मीन टाइम और कॉपीज होके अभी आ रही हैं। मेरे साथ मिलके फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बना लें।
तो ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। इन द मीन टाइम अभी कॉपी होके आ रही है। अब क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया था, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर यहां से शुरू करके जो जो आइटम्स का डबल इम्पैक्ट आएगा वो हम लेते हुए चले जाएंगे, एंड देन विल कम टू दी ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की आइटम नंबर 18 क्या है? सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे इस सवाल में कुछ सेल्स में से डिडक्शंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली सेल्स को रिकॉर्ड कर देते हैं। सेल्स इज ₹41,400। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका नोट नंबर 1 हो जाएगा। इससे आपको एक चीज और ऑब्जर्व हो जाएगी कि कोई इसके नोट नंबर की कोई सीरीज नहीं है और सीक्वेंस नहीं है। मतलब जो बनेगा वो, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स नहीं है तो सेल्स का नोट नहीं बनेगा। तो नोट नंबर 1 जो है, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि इस आइटम का नोट नंबर यही होगा हर दफा, ऐसा नहीं है। नोट तो सीरियली चलेगा ना। तो कौन सा नोट बना रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई इसमें नई चीज नहीं है, 100% वही जो हम पहले करते थे, लाइक ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 20 पे दिया हुआ है 5,500। देन वी हैव परचेसेस 8,800। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बल्कि पहले वेजेस, wages is 1310, manufacturing expenses ₹7,100। अब इसको कंप्लीट करने से पहले आपको एक और नोट बनाना पड़ेगा, वो कौन सा होगा? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है इसमें एलोकेट किया हुआ होता है। तो अगर हम एडजस्टमेंट नंबर 4 देखें, तो उसमें वही कह रहा है कि 65% ऑफ द डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, 25% टू एडमिन, एंड बैलेंस जो वो सेलिंग में। तो फिर हमें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की एक आइटम दी हुई हो, जरा सो में नहीं, हम सबका डेप्रिसिएशन यहाँ निकाल लेंगे। 5 लाइनें छोड़ के, नंबर 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। जी, कितनी वैल्यू दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की? ₹18,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने, पढ़ के जरा सा एडजस्टमेंट नंबर 4 को। डेप्रिसिएशन आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, अगर वही करेंगे ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन निकालें। नहीं, एसेट्स तो पूरा आएगा ना, जब डेप्रिशिएट कर रहे होंगे तो उस वक्त उसको हम कंसीडर करेंगे। हम्म, सब निकालें।
कितना? 7,000 तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि 5% चार्ज करना है। 540 सब निकालो ना, ठीक है, कोई बात नहीं ना, गलत ही होगा ना, निकाले। वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इज 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका मतलब है कि लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, तो फिर किसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सिर्फ 60% के ऊपर। तो देयरफॉर यहीं पे अगर हम कैलकुलेशन दिखा दें तो 18,000 का 60%, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 5%। तो ये क्या आ जाएगा, जब 60% करूंगा तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा, और फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर एट द रेट ऑफ 5%। आपने जो ना बिल्कुल भी पूरा नहीं पढ़ा, आपने क्या किया 40% करके और आपने कहा ये डेप्रिसिएशन हो गया, ऐसे तो ना करो, उसको गौर से पढ़े ना। वो कह रहा है कि 40% कॉस्ट ऑफ लैंड है, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो बनी वो आपकी 60%, तो 60% और इसका 5% जो है वो ये आ गया, तो देयरफॉर नेट बुक वैल्यू इज 17,460। फिर हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 15,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो, एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%, 15,000 का 10% 1,500, 13,500। फिर हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट, $4,000। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 4,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 15%, 600, 3,400। देयरफॉर $540 प्लस 1,500 प्लस 600, इसका 65%, 1710 16। तो इसी तरीके से अगर हम रिमेनिंग डेप्रिसिएशन जो है वो भी ले लें, एडमिन एक्सपेंसेस is rupees 410, 4,100 sorry, and selling expenses 2,200। ये आपके पास आया था 2,640, इसका सबका टोटल, इसका 65% जो है वो तो ये आ गया,
और इसका 25% इज इक्वल टू 660, और बाकी कितना बचा? 65 प्लस 25, 10% बचा था, तो 264। ये हम एरिया आईए में ऑलरेडी कई दफा कर चुके हैं, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हमने इसको एलोकेट कर दिया। ठीक है, यहां तक सब साथ है। अच्छा, इसके बाद जो है, अच्छा इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 34,360। तो इसको हम यहाँ ले लें, प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट। अच्छा, अगेन आपके पास आइटम नंबर 7 दिया हुआ है, एक प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी। जी, लास्ट रोज में से बताइए, व्हाट इज प्रॉपर प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी? एक मिनट, एक करके कोई भी रेज योर हैंड। हाँ, प्रोविडेंट फंड तो एक और हो है, मतलब प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी इज एन एग्जांपल ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी होंगे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम ले लेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो हम यहाँ ले लें प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, इसको नंबर 2 पे रखेंगे, पहले लाइन पे हमेशा से लोन वगैरह हम लिखते हैं। तो प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी कितना है ट्रायल बैलेंस में? ₹2700। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़े। अगर आप लास्ट एडजस्टमेंट पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी इज टू बी मेड ₹600,000। अब यहाँ पे इस ग्रेजुएटी को भी जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन इसको एलोकेट किया है, तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? ग्रेजुएटी एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी इज क्रेडिटेड। ये लॉन्ग टर्म के अंदर आ गया 3,300। नाउ 600 रुपए का जो अमाउंट है वो इसको एलोकेट करना है बिटवीन ग्रेजुएटी एक्सपेंस इज टू बी चार्ज 50% टू, पढ़े, 50% टू मैन्युफैक्चरिंग, तो यहां चार्ज कर दे ग्रेजुएटी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी 100%। ये तो सवाल में दिया मैंने। हाँ, हर साल हम क्या करेंगे, जैसे हर साल का ग्रेजुएटी जो है, जैसे सैलरीज होता है ऐसे ग्रेजुएटी जो है हम उसको एक्रू कर लेंगे, लेकिन पे कब करेंगे? जब वो रिटायर होगा। इसका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन जो है ना इज वेरी डिफिकल्ट, और वो एक्चुअल बेसिस पे होता है, और बिल्कुल इसकी स्पेसिफिक टेक्निक्स है। और रिटायरमेंट बेनिफिट का IAS 19 है, और IAS 19 जो है ना इवन FAR 2 में भी नहीं है। IAS 19 जो है वो CA फाइनल के अंदर है। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका टाइटल समझ रहे हैं और इसकी
जो एंट्रीज हैं वो समझ रहे हैं। तो कितना हो गया 600 का 50% 300 और 30% ऑफ 600 180 20% ऑफ 600 इज 120। तो ग्रेजुएटी एक्सपेंस को जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन 300 में हमने एलोकेट कर दिया। पिछले सवाल में मैंने आपको ग्रेजुएटी एक्सपेंस को एलोकेट नहीं करवाया था, तो कहां लिया था हमने? एडमिन में। तो अगर कुछ भी ना दिया हुआ हो तो हमने कहा था कि हम उसको एडमिन में ट्रीट कर लेंगे, और अगर उसने एलोकेट करके दे दिया है तो हम एलोकेट कर देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आइटम्स कवर हो गई हैं। तो नाउ यू कैन टेक 5500 प्लस 24,726 क्लोजिंग स्टॉक इज 6,600। $18,126। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 18,126। जी, यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो मुझसे पूछे। बिल्कुल वही आईए वाला ही जो है तकरीबन चीजें हैं। सिर्फ टाइटल्स जो है वो आपको ऐसे मिले ताकि आप उसको जरा सा अंडरस्टैंड कर लें। ओके, नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर एज वेल। सॉफ्टवेयर जो है उसकी अमाउंट अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस में नंबर 15 पे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर? इंटेंजिबल एसेट, इसीलिए हमने इसको टेंजिबल के साथ नहीं रखा। तो इंटेंजिबल्स को जो है हम हमेशा से अलग से दिखाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज ₹1200, और इसको जब डेप्रिशिएट करेंगे तो उसके टर्म क्या यूज करते हैं? एमोटाइजेशन। तो अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 4 के नीचे देखें तो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमोटाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। तो 6 साल से इसको डिवाइड करें, 200 आ गया इसका डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन 1000। अच्छा, कहाँ चार्ज करें इसको? 200 का जो एमोटाइजेशन है कहाँ चार्ज करें? एडमिन में। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो एडमिन में चार्ज करते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अदर चार्जेस का हेड बना के इसको अलग से भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एडमिन इज मोर अप्रोप्रिएट। तो इसको मैं एडमिन में चार्ज कर देता हूँ। तो एडमिन में चार्ज कर दिया। देन इसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट भी है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे एक और हेड भी है। तो मैं इसका एक नोट नंबर बाद में बना, वो मैं आगे आके बताता हूँ। तो बाकी मेरे पास कोई एडमिन एंड सेलिंग का हेड नजर नहीं आ रहा।
सॉरी ठीक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है जी। डू वी हैव फाइनेंशियल चार्जेस? तो फाइनेंशियल चार्जेस है हमारे पास। नाउ अदर चार्जेस, इसका मैं एक नोट नंबर 3 बना देता हूँ अदर चार्जेस का, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम्स हैं। amortization of development cost. So how much is the development cost? नंबर 14 पे। जी, पहली रो में से कोई बताएगा कि व्हाट इज डेवलपमेंट कॉस्ट? पहली रो में से व्हाट इज डेवलपमेंट कॉस्ट? हाँ, कैपिटल नहीं, कैपिटलाइज तो करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, इसको कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि ये डेफर्ड कॉस्ट है। डेवलपमेंट कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड कॉस्ट। डेफर्ड कॉस्ट और एसेट्स में फर्क है। डेफर्ड कॉस्ट वो होती है जो कि संक कॉस्ट होती है, हो चुकी होती है, वो खर्चा है, लेकिन क्योंकि उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है इसलिए हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं और बैलेंस शीट में शो करते हैं। एसेट्स वो चीज होती है, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स और डेफर्ड कॉस्ट में फर्क है। इंटेंजिबल एसेट्स बिक सकती है, जैसे गुडविल है, अगर आप बिजनेस बेचेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। सॉफ्टवेयर अगर आप किसी को बेचना चाहें तो बिक सकता है, लेकिन डेफर्ड कॉस्ट जो है वो किसी को बिक नहीं सकती। तो देयरफॉर वो तो कॉस्ट लग चुकी है, तो देयरफॉर इसको हम कहते हैं डेफर्ड कॉस्ट, और इसको हम क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके एमोटाइज कर रहे होते हैं। तो यस, अगेन नंबर 4 के अंदर उसने लिखा हुआ था कि डेवलपमेंट कॉस्ट हैज 2 years ऑफ रिमेनिंग लाइफ, तो उसको 2 साल से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1000 रुपए आ गया, बाकी 1000 रह गया, और 1000 रुपए यहाँ पे एक्सपेंस। किसने कोई नाम सुना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? अच्छा, ये बताइए व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? स्टार्टिंग के, ठीक है, मींस अभी कंपनी एस्टेब्लिश ही नहीं हुई। अगर कंपनी एस्टेब्लिश ही नहीं हुई और खर्चे कर रहे हैं, कौन कर रहा होगा? प्रोमोटर्स, ठीक है ना, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी तक तो वो डायरेक्टर्स है ही नहीं, तो हम उसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं डायरेक्टर्स जो है उन्होंने डिसाइड किया कि एक लिमिटेड कंपनी बनाए। तो कंपनी के बनने से पहले जो खर्चे होते हैं उसको हम कहते हैं, तो मेरा तो रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस, तो मेरे इस रेवेन्यू के अगेंस्ट में थोड़ी खर्चा हुआ है, वो खर्चा तो इससे भी पहले हुआ है। तो मैं इसको क्या करूं, तो इसको भी मैं डेफर कर देता हूं, क्योंकि कंपनी जो बनी है उसका बेनिफिट एक साल के लिए तो नहीं है ना, तो कई सालों के लिए। तो प्रीमियरी एक्सपेंसेस कभी कभी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो IAS 38 ये कहता है कि अगर डेफर्ड कॉस्ट के बारे में, कि अगर आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा उसी साल में भी चार्ज आउट कर दें, क्योंकि वो तो कॉस्ट तो लग चुकी है, और अगर आप चाहें तो इसको एमोटाइज कर दें। तो प्रीमियरी का भी तो होगा ना, ये कंपनी जो आज एस्टेब्लिश हुई है, अगर कंपनी कहती है, देखें एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बोलते हैं यार क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो भी चार्ज होना ही है, आज ही कर दोगे तो भी। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि यार ड्रामे ना करो और एक ही साथ चार्ज कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं तो कि एक कॉस्ट रिकवरेबल है, नहीं ये तो एक्चुअली एक्सपेंस ही है। तो कहते हैं इतने ड्रामे ना करो, जो हकीकत है वो दिखा के इसको चार्ज आउट कर दो।
बहुत पहले ये कहते नहीं आप उसको डेफर ही करें, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप पढ़ोगे ना वो रेलेवेंट आईएएस, तो उसमें कहते हैं कि यार अगर आप चाहें तो इसको खत्म कर दें, ठीक है ना। तो अच्छा मतलब एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर वो कभी कुछ ना कहे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप पूरा का पूरा भी चार्ज आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है नंबर 2 के अंदर, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक तो आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है नंबर 10 पे, 1200। देखिए इंशाल्लाह जब आप ये सारे 2-3 सवाल कर लोगे ना, तो आपको बहुत सारे टाइटल्स जो है बार बार जब यूज हो रहे होंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब किसी को ये कंफ्यूजन नहीं हो रही कि डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, किसी को ये कंफ्यूजन नहीं हो रही कि ग्रेजुटी क्या है, तो एक एक दो दो दफा इसको लर्न कर लोगे। अब आगे कभी कैश फ्लो में आता है, किसी और हेड में आता है, रेशोस में आता है, ग्रेजुटी का नाम, कोई और चीजें, तो फिर आप इससे यूज टू हो जाओगे। फिर इसी तरीके से इनकम टैक्स की थोड़ी बहुत वर्किंग और ये वो। तो ये जो फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आप समझे कि पूरे इस एरिया के अंदर, और फिर अल्टीमेटली एफएआर 2 में स्पेसिफिकली फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी आता है। और वो कैसा आता है, वो सिर्फ फाइनल अकाउंट्स नहीं होता, बहुत सारे आईएएस इसके डिस्क्लोजर पूछता है उस फाइनल अकाउंट के अंदर। तो एफएआर 2 के अंदर तो आप पढ़ोगे ही सारे स्टैंडर्ड्स, मेन मेन स्टैंडर्ड्स जो है वो आप पढ़ रहे होगे। तो इसके लिए इसकी इसके कंटेंट्स को जो है, इसीलिए मैंने, अगर आप देखेंगे ना तो मैंने जो सवाल डेवलप किए हुए हैं और अभी आगे भी हम करेंगे, उसमें जो जैसे हम आईए में करते थे कि एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के ऊपर तवज्जो देते थे, उसमें वर्डिंग और एक्रूअल और बहुत सारी मिस्टेक्स और इस किस्म की। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको क्या समझाना है, इसके कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव समझे, इसके हम कंटेंट समझ रहे हैं, इसके आइटम्स को समझ रहे हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एमोटाइज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कितना, 400, 800 रह गया। इसको भी मैं अदर चार्जेस में लेता हूं, एमोटाइजेशन ऑफ तो अदर चार्जेस कितने हो गए मेरे पास, 1400। नहीं इसने ये नहीं कहा फर्दर रिमेनिंग, मतलब जब तक नहीं हुआ ना, तो इस दफा का जो चार्ज नहीं हुआ। और अगर एग्जाम में बाय चांस आप इंटरप्रेट इस तरीके से करते हो और मेंशन कर दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ना। या तो वो कहेगा रिमेनिंग फ्रॉम दिस टू दिस। डू वी हैव एनी अदर इनकम? यस, लास्ट में दिया हुआ है 3600। देन इसके बाद टैक्सेशन, इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब आपको कई जगह पे ये दो टर्म यूज की जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको ये क्लियर हो गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब ये हो गया। टैक्सेशन, टैक्सेशन की एडजस्टमेंट है नंबर 3। बताइए अमाउंट। अब अपने कैलकुलेटर पे दोनों चीजें करोगे ना, 35% और
1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मींस सेल्स, तो इसका 1% जो है वो 414 आ रहा है, और 35% जो है ऑफ दिस अमाउंट, तो 35% ऑफ 16,560 डेफिनेटली ज्यादा है, तो हम वही ले लेंगे, विच एवर इज हायर, 5796। इसकी डबल एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब सुन लें तवज्जो के साथ, इसको हम शो कहां करेंगे, इसको शो कहां करेंगे, करंट लायबिलिटी तो ठीक है सीक्वेंस में। अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लेकिन एम्फेसाइज नहीं किया था, किसी को याद नहीं, आज मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं और इसकी वजह बता रहा हूं क्यों। इसको मैंने कहा था, अगर आप थोड़ा सा लेक्चर उसको देखेंगे तो मैंने कहा था चौथी लाइन पे लिख दे। अब उसकी वजह सुन ले। देखिए हम यहाँ पे सबसे आखिरी में क्या लिखते हैं, कैश, बीच में तो नहीं लिखते। प्रेफरेंस ये होती है अगर एग्जाम में अगर कोई आइटम बीच में रह गई तो हमने बाद में लिख दिया, चल जाता है, लेकिन हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, हम कैश को सबसे आखिरी में लिखते हैं, क्यों, लिक्विडिटी बेसिस पे। तो इसकी भी हमारी लिक्विडिटी सीक्वेंस क्या बनती है कि सबसे ज्यादा लिक्विड लाइबिलिटी, हमने आईए में इसके ऊपर नहीं किया, चल गया, लेकिन यहां पे आप क्या देखेंगे, लाइबिलिटीज की भी लिक्विडिटी सीक्वेंस को आप फॉलो करें। सबसे ज्यादा लिक्विड लाइबिलिटी कौन सी है, बिल्कुल ठीक है, कौन बता रहा है, डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल इज योर मोस्ट, क्यों, लॉ कहता है, कंपनी लॉ कहता है कि जो डायरेक्टर्स ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो दिस शुड बी पेड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, और प्राइवेट के अंदर 45 दिन के अंदर। अगर आपने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया तो फिर एक सीरियस किस्म की पेनल्टीज है, तो देयरफॉर दिस इज द लायबिलिटी व्हिच इज टू बी पेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, और अगर नहीं होगा तो सीरियस किस्म की पेनल्टी है। इसलिए सबसे ज्यादा लिक्विड लायबिलिटी कौन सी हुई, डिविडेंड पेएबल। तो इसीलिए अगर आप देखें तो पिछली क्लास में हमने डिविडेंड पेएबल को सबसे आखिरी में लिखा था। देन इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट की जो पेमेंट होती है, खास करके ये इनकम टैक्स, वो इसके बाद प्रायोरिटी पे आती है। तो इसको भी आपका एक प्रिस्क्राइब टाइम में अगर उससे ज्यादा आपने डिले किया तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज लगना शुरू हो जाती है। तो लिक्विडिटी सीक्वेंस में सबसे लास्ट कौन सा लिखेंगे, डिविडेंड, इसके ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है ना। सबसे ऊपर जो है हम लिखते हैं क्रेडिटर्स, सबसे ऊपर लिखते हैं क्रेडिटर्स। इसके बाद जो है वो बैंक की दो लायबिलिटीज, करंट मैच्योरिटी और शॉर्ट टर्म लोन, ये वो दोनों ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीक्वेंस क्या याद रखेंगे आप, सबसे पहले क्रेडिटर्स, फिर बैंकर्स की लायबिलिटीज, देन इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एंड देन इसके बाद डिविडेंड पेएबल। इसके बीच में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बीच में इंटरेस्ट पेएबल भी आ सकता है, फिर और चीज लायबिलिटीज भी आ सकती है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया हमारे पास 5796। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,764। अच्छा, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की पहली आइटम उठानी है और वहां से इसको अकाउंट फॉर करते चले जाए। तो डू वी हैव ऑथोराइज कैपिटल इन दिस क्वेश्चन, यस दिया हुआ है। तो 3.3
500,000 ordinary shares of ₹10 each. ये हो गया रुपीज आपके पास 35,000. इसको अंडरलाइन करना जरूरी है. फिर नंबर 1 पे है इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल. इज ₹20,000. शेयर प्रीमियम मैंने कहा था इसके बाद आएगा हमेशा से. इसकी मैंने आपको एंट्री भी बताई थी लास्ट टाइम. आज हम फिर देख लेंगे इसकी एंट्रीज को. फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन नहीं है, तो देन जनरल रिजर्व, then we have retained earning. इसका नोट नंबर 4 बना लेते हैं. रिटेन अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस ₹6,000. क्या करें इसको? ये बिल्कुल वही है जो हम आईए में करते थे. रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया होता था, इस साल का प्रॉफिट इसमें ऐड, और फिर वहां पे माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, यहां पे माइनस करेंगे डिविडेंड. ठीक है. तो ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is 10,764. डिविडेंड यहाँ पे एक ही है. अगर आप सेकंड लास्ट आइटम देखें, फाइनल डिविडेंड 2013, फाइनल डिविडेंड 2013 ₹2,000. ₹14,764. दो सालों में एमोटाइज करना ना, तो इसको डिवाइड बाय 2 किया तो नहीं, हमने यही कहा ना कि आज ईयर एंड तक जो है, या अभी तक जो बिफोर एमोटाइजेशन इसके 2 साल रह गए हैं, तो 1 साल हमने अब चार्ज कर दिया और 1 साल जो है वो अगले साल चार्ज. अभी भी हमने चार्ज नहीं किया ना इस साल का. वो है ना, तो इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया ना. चले आप इसको, अगर आपको कंफ्यूजन है ना, ब्रैकेट में लिख ले इंक्लूडिंग दिस ईयर. अब सही है? सही है. मैंने आपको ये तो नहीं कहा ना कि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है. अच्छा, अगर हम यूं करेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी लाइफ टोटल कितनी होगी?
3। तो मैं कहा वो 3 तो लिखा हुआ ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो इस साल का चार्ज हुआ ही नहीं है। तो और कह रहे हैं कि इसकी लाइफ कितनी रह गई है, या फिर आप रिमेनिंग को हटा दें, इज टू बी एमोटाइज ओवर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, तो रिमेनिंग से बात खत्म हो जाएगी। सही है। अह, ठीक है, बन सकता है। तो ऐसे तो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ ना बेटा। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपके यहाँ पे कहाँ दिया हुआ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन? नहीं नहीं, अब इसको शो करने के, एसेट्स को शो करने के दो तरीके ना, कॉस्ट पे शो करें या बुक वैल्यू पे शो करें। प्रेफरेंस हमारी क्या होती है, कॉस्ट और अलाउंस अलग अलग शो करें। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर चीज बुक वैल्यू पे दी हुई है। यही सवाल मेरा आपसे, इसमें भी ना, इसमें भी तो अलाउंस नहीं होना चाहिए पिछले सालों का, नहीं है ना। इसका मतलब है कि कौन सी वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू। तो सॉफ्टवेयर की भी अगर नहीं दी हुई तो कौन सी वैल्यू है? तो अलाउंस तो इवन एमोटाइजेशन में, इसमें भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में स्पेसिफिक आईएसएस नहीं है, इसके बारे में तो आईएस 16 वो कहता है कि हमारी प्रेफरेंस ये है कि हम कॉस्ट और अलाउंस दोनों को दिखाएं। तो इससे आपकी बात से हम आगे जाके इसको एम्फेसाइज भी करेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस में एक वैल्यू दी हुई होगी किसी भी चीज की इस किस्म की, तो इसका मतलब है कि कौन सी वैल्यू होगी, तो बुक वैल्यू भी दी हुई हो सकती है। असल में मेरे दिल में सवाल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ ना सवाल, तो फिर आप लोगों को परेशानी होती है। फिर आप लोग कहते हैं तबानी साहब को पढ़ाने नहीं आता। तो वो फिर इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर मैं क्या पढ़ाऊँ और क्या ना पढ़ाऊँ, क्योंकि इस दफा फतवा ये आया था तबानी साहब को जो है ना फाइनल अकाउंट्स पढ़ाने नहीं आता। तो मैंने कहा अच्छा, नहीं आता तो आप सिखा दें मुझे। तो असल में मसला यही हो गया है कि मैंने, आप लोगों ने जब एग्जाम दिया होगा फाइनल अकाउंट का, या आप उसके अंदर आईए के अंदर, तो जो हमने किए थे उसमें से एडजस्टमेंट आई थी, ठीक है ना। अब मैं बताऊं कि वो ना करता मैं, और जो कि आपके स्ट्रीट टैक्स में दिए हुए सवाल थे वो करके हम चले जाते हैं, तो फायदा होता है क्या? और अभी जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, वो उसका बेस हमारा वही है। अगर वहां से नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी और वहां का एग्जाम भी फर्क आ जाएगा। और मैं फिर अगर आज पूछूंगा कि जो हमने पिछले 6 सवाल आखिरी के करवाए थे ना, कितनी दफा मैंने बेगिंग की थी कि वो 6 सवाल को आपने खुद से करने हैं। अभी भी पूछूंगा तो 80% लोगों ने वो 6 सवाल नहीं किए। लेकिन फिर वो ब्लेम किसके ऊपर आ जाता है, वो टीचर के ऊपर आया। मैं इसमें एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि ये जो बुक वैल्यू वगैरह मैंने आपको बताई ना, बहरहाल, तो थोड़ा सा जो है ना, अगर मैं यहाँ वहां की कुछ चीजें पूछा करूं तो इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर होती है, तो इसके लिए जो है, और आप लोग अपने सवाल जरूर पूछा करें, ठीक है ना, आपको जो भी सवाल पूछने हैं। लेकिन कहीं थोड़ा सा जो है ना ट्रस्ट भी करें कि यार ये चीज मैं बता रहा हूँ, वो इस तरीके से, कभी कभी जो ना सवाल देने का तरीका इस तरीके से होता है जो कि एक्चुअली सही नहीं होता। हालांकि सही मानों में देखा जाए तो बुक वैल्यू दिया हुआ नहीं होना चाहिए, कॉस्ट और अलाउंस, लेकिन आपके पास 50% केसेस के अंदर बुक वैल्यू दिया हुआ होगा। अगर हम आपको बुक वैल्यू की प्रैक्टिस ना कराएं और सिर्फ कॉस्ट और अलाउंस की कराएंगे और आपको डायरेक्टली एक दफा बुक वैल्यू दे दिया हो, तो आप परेशान होंगे ना। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म लोन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, सिर्फ डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम यूबीएल। डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी अभी माजी साहब को जो है ना एक मैसेज कर दिया है कि या तो वो रिकमेंड करते हैं, अगर वो रिकमेंड नहीं करते तो फिर मैं आपको जो है एटलीस्ट एक आध दो सॉफ्ट कॉपीज जो है ना आपके पास फाइनल अकाउंट की, वो पड़ी भी होनी चाहिए, ताकि हम जब भी कोई चीज कर रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकें कि प्रैक्टिकली ऐसी चीजें हो रही, देन योर कॉन्फिडेंस विल बी डबल। फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस 16 कर लोगे, सर माजिद जो है वो बहुत सारे डिस्क्लोजर समझाएंगे, अब वो तो समझा दिया उन्होंने। अगर आपके पास प्रिंटेड अकाउंट्स पड़े हुए हैं कंपनी के, आपने जाके उसके नोट देखे तो आपको नजर आएगा एक्चुअली वही चीज तो हम सीख रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ आप प्रैक्टिकली कर रहे हो
वही चीज आपकी रिक्वायरमेंट्स भी है। तो वो साथ साइड करेंगे ना, तो जरूरी तो नहीं है कि बगैर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन अगर आज ऑब्जर्व करके जाओगे, FAR 2 में जाओगे, और फिर जब आप फर्म में जाओगे तो क्या वो फाइनल अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नए होंगे? आपने तो कई दफा देखा हुआ होगा। तो आपके बैक ऑफ माइंड पे जब चीजें चली जाती है ना, देखिए आप पहला सवाल कर रहे हो तो अब कर रहे हो, दोनों में फर्क नजर आ रहा है आपको? तो पहला हमने कुछ बेसिक चीजें इसकी रिव्यू कर ली, तो अब आपको ये चीजें, और फिर तीसरा सवाल करेंगे तो आपको और चीजें रिव्यू होते हुए आसानी नजर। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन जो है, एक तो ये बताइए कि लॉन्ग टर्म लोन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नॉन करंट में सबसे पहले। अच्छा, अब इसका नोट नंबर 1 पढ़े, तो क्या कहता है? लॉन्ग टर्म लोन वाज ऑब्टेन फ्रॉम यूबीएल। तो हम प्रैक्टिकली अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है किस किस बैंक से लिया हुआ है, एक बार। दूसरा ये बताना पड़ता है कि ये सिक्योर्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे हम, क्योंकि अब यहाँ पे हम बाकायदा डिस्क्लोजर की चीज नहीं समझ रहे, बस थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैं प्रेफर करूंगा कि लॉन्ग टर्म लोन की हेडिंग डालूं, लॉन्ग टर्म लोन, और इसके आगे मैं लिख दूं सिक्योर्ड। अब इसकी जितनी भी, जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो पूरे एक पेज के ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म लोन की डिटेल दी हुई होगी कि लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, किस किस बैंक से लिया हुआ है, क्या क्या टर्म्स हैं, तो किस किस बैंक से लिया हुआ है। और सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीजें गिरवी रखवाई हुई हैं। अब सिक्योरिटी की बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हमने कोई इसमें PhD नहीं करना, ना हमें कोई इसकी जरूरत भी है। जो लिखा हुआ हो, अब मैं मिसाल के तौर पे जैसे इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इज सिक्योर्ड अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बताएगा ये फर्स्ट चार्ज क्या मतलब है? सिर्फ सिर्फ एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए कह रहा हूँ, इसकी जरूरत कहीं भी नहीं है। फर्स्ट चार्ज लिखा हुआ है, कभी आप पढ़ो यार ये फर्स्ट चार्ज लिखा हुआ है, एक मिनट, फर्स्ट क्लेम से मतलब क्या? हाँ, तो इसमें होता यह है, कभी कभी जो ना प्रॉपर्टी है वो 50 मिलियन की है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, और ये लोन इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में प्लेज कराई गई है। ठीक है, अब आपका लोन जो है वो सिर्फ 6 मिलियन का है, और ये प्रॉपर्टी कितने की है? 50 मिलियन की। तो इसका मतलब अभी तो इसमें और भी बहुत गुंजाइश है ना। अब मैं किसी दूसरे पार्टी बैंक के पास गया, उसको भी यही प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखवा रहा हूँ, या इसके डॉक्यूमेंट्स को दे रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहूंगा? इसको तो मैंने क्या दे दिया? फर्स्ट चार्ज। दूसरे बैंक को क्या दूंगा? सेकंड चार्ज, है ना? तो वहां पे क्या लिखा होगा? दिस लोन इज ओब्टेन अगेंस्ट दी सेकंड चार्ज। अच्छा, वो कहता है नहीं, मुझे भी इसके बराबर में राइट दो, जब भी बिकेगा इसको भी उतना ही दो और मुझे भी उतना ही दो। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो फिर उसके साथ लिखा होगा इक्विटेबल चार्ज। क्या लिखा होगा? इक्विटेबल चार्ज मीन्स पहले बैंक को भी और दूसरे बैंक को भी आपने कौन सा चार्ज दिया? बराबर दिया, ठीक है ना? फिर कहीं लिखा होगा फ्लोटिंग चार्ज, फिर कहीं लिखा होगा कुछ और चार्ज। तो इसमें हमने ज्यादा PhD, मीन्स जितने भी बैंक से लोन लिए हुए होते हैं नॉर्मली वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है ना? अब वो सिक्योरिटी के क्या टर्म्स होंगे, सिर्फ एक दफा हमने देख लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिक्योर्ड। अगर किसी से आपने लोन लिया हुआ है और वो सिक्योर्ड नहीं है, तो भी आपको लिखना पड़ेगा डैश अनसिक्योर्ड। ये मैंने कर दिया तो मेरा एक डिस्क्लोजर पूरा होगी, ठीक है? हाँ, एक मिनट, कितने की अमाउंट है? 2500। जी, अब बोले। इंटरेस्ट का है, अभी वो आ रहा हूँ ना, पूरा पढ़ रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या है कि दिस लोन वाज obtained फ्रॉम यूबीएल secured against property plant equipment. The loan is payable in half yearly installment of ₹500 each। ठीक है, तो कितने का माइनस हो जाएगा? 1000, इसमें से माइनस हो गया, कितना रह गया? 1500। और सेकंड लाइन पे मैं लिख दूंगा करंट मैच्योरिटी। अच्छा, एन
द लोन कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ 42 पैसा पर 1000 पर डे। तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट का भी उसने रेट दिया हुआ है, उसने ये तो नहीं लिखा हुआ कि एक्रू नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर आप देखें तो आपके पास फाइनेंशियल चार्जेस ऑलरेडी दिया हुआ था। तो इस किस्म के सवालात के अंदर ये जब भी दिया हुआ होगा इंटरेस्ट का रेट, ये सिर्फ किसके लिए दिया हुआ होता है, डिस्क्लोजर के लिए। जब हम डिस्क्लोजर के बाकायदा नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि ये लोन किससे लिया हुआ है, किसके अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, और इसकी इंस्टॉलमेंट कब कब है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्या है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ किसके लिए दिया हुआ है। जब लिमिटेड कंपनी का सवाल होगा या होता था, तो जब तक आपसे ये ना कहा गया हो कि इंटरेस्ट अब तक एक्रू नहीं हुआ तो इट इज इंप्लाइड कि इंटरेस्ट ऑलरेडी ऑलरेडी बुक हो चुका है। अगर उसने बुक नहीं किया होगा तो वो आपको मेंशन करेगा एंड इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ, साल का। तो ये सिर्फ किसके लिए दिया हुआ है, डिस्क्लोजर के लिए, आपको पता चले कि इस तरीके। एक मिनट, हाँ, नहीं हो, फिर भी अगर आपसे नहीं कुछ कहा हुआ तो आप, हो सकता है कि लोन अभी 1 हफ्ते पहले लिया हो तो इसका इंटरेस्ट जो है, या 1 दिन पहले लिया हो, डबल एंट्री बना दोगे ना। तो मैं कह रहा हूं कि लिमिटेड कंपनी में हम इंटरप्रेट क्या करते हैं, नहीं करता। असल में इसीलिए तो चीज आपको मैंने कहा ना, पिछली क्लास में मैंने इसको ऐसे गुजार दिया था, आज मैं इसकी पूरी टर्म पढ़ रहा हूं, तो अब आप एक दफा पढ़ लो, देखो ये बात समझ में आती है कि इससे हमारा क्या काम था, सिर्फ क्या निकालना था, करंट मैच्योरिटी और डैश सिक्योर्ड। फाइनेंशियल चार्जेस इट इज अज्यूम कि ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। हाँ, मतलब इंटरेस्ट का रेट है ये, कि होता है कि इसको इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जो है वो 15% और 20% नहीं होता। किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है। तो 42 पैसा पर 1000 पर डे, ठीक है। अच्छा, अब मैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अगर चाहे तो मैं एक दफा इसकी कैलकुलेशन बता दूं, ये 42 पैसा पर 1000 पर डे कैलकुलेट होता कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि 2500 रुपए के ऊपर 3 महीने का आपको मार्कअप जो है वो एक्रू करना है, तो 3 महीने का मार्कअप मुझे निकाल के बताइए कैसे निकलेगा। आप ट्राई करें, मेरे ख्याल से सर समझ ने करवाया होगा मार्कअप की, 42 पैसा पर 1000 पर डे या ऐसी कैलकुलेशन कराई है इन्होंने, ये वाली फॉर्मूला बताया था। तो इसलिए बताया था ताकि हम इसको अप्लाई ना करें। फॉर्मूले को ही तो रट लेना, ये तो मसला है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आते ना, और फॉर्मूले लेके आते हैं। ये बताइए, 3 महीने का, लास्ट 3 मंथ्स का, 2500 रुपए आपका लोन है। अच्छा, क्या टर्म किया है, 42 पैसा पर 1000 पर डे। तो अगर मैं इसके ऊपर जो है वो 42 पैसा पर 1000 पर डे, तो ये क्या आ जाएगा, ये रुपीज इन थाउजेंड्स में, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, पर डे का आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 42 पैसा पर 1000 पर डे। तो ये जो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो 1 दिन की आ जाएगी। ये एग्री करते हैं, 2500 2.5 मिलियन के ऊपर रुपीज 1042 पैसा पर 1000 पर डे, 1 दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने दिन के लिए चाहिए आपको, 3 महीने के लिए। तो अगर 3 महीने के लिए मैं अगर पर मंथ जो है वो 30 डेज अगर एग्रू कर लूं तो कितने दिन का हो गया, 3 महीने के लिए 90 डेज, 94 ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 40 में। सही है, अगर कैलकुलेट करना हो तो इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से।
46 पैसा पर 1000 पर डे। तो क्या करोगे, जो भी लोन की अमाउंट है, ये रुपीज इन थाउजेंड्स है, 94,500। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। तो जब तक आपसे यहाँ पे कहा ना गया हो, तो आपको इसको बुक करने की जरूरत नहीं, इट इज इम्प्लाइड के ऑलरेडी हो चुका है। सही है जी। वापस ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए। नंबर 5, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। फिर इसके बाद कौन सा आइटम है, क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, डेटर्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एसेट्स के सारे आइटम, सॉफ्टवेयर, कैश एंड बैंक। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1660। फिर बाकी सारी आइटम्स हो गई हमारी। एडजस्टमेंट्स भी, लोन, इनकम टैक्स, क्लोजिंग स्टॉक, सारी एडजस्टमेंट भी कवर हो गई। सॉरी सॉरी, अज्यूम क्या ना, मैंने कहा 3 महीने का अज्यूम करें तो कैसे निकालें। करना नहीं है तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि अगर 3 महीने हो, 2 महीने हो, 1 महीने, तो सिर्फ कैलकुलेशन सिखाने के लिए इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। कितना है? ओके। जी, इसमें कोई सवाल हो किसी का, कोई और क्वेरीज रहती है? यस, एनीवन ऑनलाइन पे? नाउ बेस्ड ऑन दैट, एक सवाल है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे।
एक दफा इस ट्रायल बैलेंस को जो है पढ़ लें। अच्छा, सुन लें इसको। एक दफा मैं ट्रायल बैलेंस को रन थ्रू करता हूँ और देखेंगे कि आपको जहन में बात आती है कि नहीं, कौन सी आइटम कहाँ जानी है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट यहाँ पे आ गया। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से दिया हुआ है। डेवलपमेंट कॉस्ट आपको पता है कि यहाँ पे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट्स में इमीडिएटली फिक्स एसेट्स के बाद आएगा ये। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में। डेटर्स, एडवांसेस, डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट, कैश, लॉन्ग टर्म लोन, यू नो वेरी वेल। देन इसके बाद आपके पास है सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, ये थर्ड लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे आपके पास आता है शेयर कैपिटल प्रीमियम एंड देन surplus on revaluation of fixed assets, unappropriated profit, general reserve, provision for gratuity, bank, OD, creditors and accrued expenses, dividend payable सबसे आखिरी में आ जाएगा। शेयर प्रीमियम सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल नंबर 1। ओपनिंग स्टॉक, कमीशन ऑन सेल्स इसमें से माइनस कर देंगे। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम, सेल्स टैक्स उसमें सेल्स में से माइनस हो जाएगा। परचेजेस, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस एंड ये दोनों डिविडेंड आपके रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएंगे। एडजस्टमेंट है, डेवलपमेंट कॉस्ट इज टू बी एमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अल्लाह का करम है कि इसमें नहीं लिखा हुआ है रिमेनिंग 4 इयर्स, ठीक है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। देन इसके बाद इनकम टैक्स इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 35% और minimum 1%, whichever is higher. Then depreciation is provided at the rate of 10%. And इसको allocate करना है 60, 25 and 15%. Bad debts 5%. Closing stock ये है and authorized capital. अच्छा, ये authorized capital जो लिखा हुआ है ना ₹40 मिलियन, ये रुपीस को काट दें। ये है 40 million ordinary shares of ₹10 each. 40 million ordinary shares of ₹10 each. तो हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जब आप ये खुद से करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर्डल्स फेस होंगे। फिर जब आप इसको कर लोगे तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आप मुझे सिखा सकोगे। सिर्फ 1 मिनट बैठो, 1 मिनट। सिर्फ एक चीज आपके स्टार्ट में ही जो है आपको थोड़ी सी मैं सुन लो बेटा, मैं जरा सीरियस नोट पे कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं ताकि आपकी जर्नी जो है वो डिफेक्टिव ना हो। सुन लो, देखिए तकरीबन 3 अटेम्प्ट पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट करीब करीब हो गए, ठीक है ना। तो 3 अटेम्प्ट पहले जो है स्टूडेंट्स ने, या 3 या 4 अटेम्प्ट पहले स्टूडेंट्स ने जो ना एक अजीब सा हाल किया। सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि सारे इंस्टीट्यूट के साथ, और सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का अपना था। हुआ ये कि 1 महीने तक जो है वो अनडिसाइडेड रहे। वो एक क्लास यहाँ लेते थे, यहाँ निकलने के बाद दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए, वहां पे क्लास लेना शुरू कर दी, फिर तीसरे इंस्टीट्यूट में चले गए, वहां लेना शुरू कर दिया। तो कर ये रहे थे कि हर इंस्टीट्यूट जो है अपना टॉपिक पढ़ा रहा है। टॉपिक जैसे ना मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, आपसे क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि यार इसको पढ़ाने आता है कि नहीं आता। अब आप मुझे बताओ कि यार आप सर माजिद को टेस्ट करोगे तो इनको पढ़ाने आता है कि नहीं, ठीक है ना। अब वो कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं, अच्छा वो सही से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे। तो यार एक टीचर की अपना एक लेगेसी है। जब तक आपका टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा ना, बिलीव मी और नॉट,
आप हर दफा ये उसमें नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका ट्रस्ट होना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे सर माजिद है ना, मेरे पास एक और टीचर हुआ करते थे, मतलब एक्सीलेंट टीचर, मतलब उससे कोई वो नहीं है। तो वो जब मेरे साथ पढ़ाया करते थे तो एक आध स्टूडेंट का जो है, जो मेरी फीमेल स्टूडेंट थी एक, उसको मैं तैयार कर रहा था गोल्ड मेडल के लिए, लेकिन उस टीचर के साथ उसकी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रही। मतलब वो जो भी पढ़ा रही है उसको नो के एटीट्यूड से पढ़ रही है, हालांकि वो दी बेस्ट टीचर है, सबको समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि गोल्ड मेडल तो नहीं आया, उसका रेफर आ गया। क्यों? हालांकि उसका जो लेवल था स्टूडेंट का, बहुत ही कैम्ब्रिज की स्टूडेंट थी, शायद कराची ग्रामर की स्कूल, लेकिन क्या हो गया, टीचर के ऊपर ट्रस्ट ना आने की वजह से, हालांकि वो टीचर बेहतरीन टीचर था, तो बहुत समझाया इसको मैंने, कहा यार थोड़ा सा एडजस्ट करो, लेकिन वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। तो जब तक आपका ट्रस्ट लेवल जो है टीचर्स के ऊपर डेवलप नहीं होगा, तो उस वक्त तक आपकी बात नहीं बनेगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग में से ही कोई स्टूडेंट है, उसको हमारे एक स्टूडेंट ने जो है वो काउंसलिंग देना शुरू की कि यार यहाँ पे जो ना वो टेक्स्ट में मजा नहीं आएगा, ये पुरानी बात हो गई। अब जो रिजवान मनाई जो है, जो क्लास ले रहे हैं, आप उनका फीडबैक लें। तो एक स्टूडेंट ने किसी को ये कहा कि यार रिजवान मनाई की क्लास मुझे समझ में नहीं आ रही। अब आपको नॉर्मली क्या फीडबैक मिला है? कहीं से नेगेटिव मिला है रिजवान मनाई, ठीक है ना? मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन टीचर जो है वो इस वक्त टेक्स्ट का कोई हो नहीं सकता। आपने भी क्लासेस ले ली होंगी एक आध दो, ठीक है ना? अब सुने उसकी वजह क्या थी, मैं असल में आपको थोड़ी सी उसकी रैशनल समझाता हूँ। हुआ ये कि एक स्टूडेंट हमारा वो 2 या 3 क्लास में एब्सेंट हो गया, ठीक है ना? मनाई साहब एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे, यार मेरी क्लास को छोड़े नहीं। तो शुरू से कहते हैं कि यार इसका लिंक अगली क्लास में, इसका लिंक अगली क्लास में, तो अगर आप मिसिंग लिंक कर दोगे तो आगे जाके आपको ट्रबल होगी। अब वो बच्चे ने जो है वो क्लास ली नहीं, और वो 2-3 क्लासेस उसकी मिस हो गई। अब वो एक क्लास चल रही है और वो जाके टेबल टेनिस खेल रहा है। तो हसन ने उसको देखा, मैंने कहा यार, उसने कहा कि यार देखिए रिजवान मनाई की क्लास या आप हो और ना लें ये समझ में नहीं आता, मतलब इतना इसके अंदर कंटेंट होता है कि ये नहीं होता। तो उसको बुलाया कि यार तुम क्लास क्यों नहीं ले रहे? तो उसने कहा जैसा मेरी कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी। अब रिकॉर्डिंग देख भी नहीं रहा और क्लासेस, यार जब आपकी क्लास मिस हो गई है तो चलो आप आज की क्लास मिस कर रहे हो तो कम से कम उसकी रिकॉर्डिंग तो यहाँ बैठ के देख लो ना। लेकिन वो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अब उस स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को कहा यार मुझे तो रिजवान मनाई की क्लासेस समझ में नहीं आ रहा। अब वो कसूर किसका है, उस स्टूडेंट का या मनाई का है? उस स्टूडेंट का। आपको नहीं पता होता कि यार वो स्टूडेंट के साथ मसला है या इसके साथ है। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो आपके पास, मतलब मैं आपको कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, तो सिर्फ आपको ट्रस्ट लेवल या तो आप लें या बिल्कुल ना लें, टेस्ट ना करें। देखिए इस वक्त आपके पास FAR 1 के जो टीचर्स हैं, अच्छा मेरे पास एरिया जो है बहुत लिमिटेड है, फाइनल अकाउंट्स एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन इसको करना क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं वो बेस्ड ऑन IAS 10 आ रहे हैं, तो सर माजिद जो है इसको अल्टीमेटली IAS 10 के साथ टेक ओवर कर देंगे। तो उसके बेसिक्स में तैयार कर दूंगा, उसके बाद सर माजिद जो है वो एग्जाम बेस्ड, तो एक्चुअली वो आप समझे कि वो सर माजिद के पास ही टॉपिक चले जाएगा अल्टीमेटली। मेरे पास जो है वो एक मेन टॉपिक जो है वो है कैश फ्लो। मुझे इतने साल हो गए कि मुझे मार्केटिंग की जरूरत है नहीं। कैश फ्लो जो इंशाल्लाह मैं आपको कंटेंट समझाऊंगा, वो शायद पूरे पाकिस्तान में कोई कंटेंट आपको ना समझा सके। अच्छा मुझे देने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तो आस्ते आस्ते करके हर टॉपिक, जैसे रेशोज में कराता था, तो रेशोज जो है मैंने अल्टीमेटली सर अबील को दे दिया 2 सेशन, ठीक है ना? तो ही इज डूइंग दैट। तो अगर आपकी क्लासेस कहे कि तो मुझे कैश फ्लो भी देने में, सर अबील को देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगा आपके लिए। NPO जो है वो बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हुआ है। NPO एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड जो ICAP ने इशू किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी सवाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई किताब नहीं लिखी हुई। तो एक नई चीज डेवलप की है, उसके बेसिस पे आई हैव रिसर्च, आई हैव मेड फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ कंप्लीट ग्रिप ऑन दैट टॉपिक बेस्ड ऑन न्यू स्टैंडर्ड। तो वो भी अगर मैं किसी को देता हूँ
मेरा नहीं ख्याल है कि उसको जस्टिफाई शायद कर सकते। तो ओनली 2 टॉपिक्स आई हैव, रिमेनिंग टॉपिक्स जितने भी हैं वो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर विद सर माजिद एंड 2 और 3 टॉपिक्स आर विद सर अबील, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका। टेक्स्ट में जो है आपके पास ऑलमोस्ट 70% जो है रिजवान मनाई साहब के पास है। थोड़ा सा शुरू के जो 1 आध 2 चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं। तो जब आपका एक पूरी जर्नी कवर होगी तो आपका वो एरिया ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। उसको ब्रश अप करने के लिए जो है सर अजीम जो है उसकी आपकी बेसिस ऑफ थ्योरी जो है वो आप देखेंगे कि कितनी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना। तो दैट इज, और फिर लॉ का आपको पता है कि तीनों जायंट टीचर्स हैं हमारे पास। वन इज आपने ऑलरेडी सर तलाल की क्लास ली हुई होगी, देन सर तनवीर की, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि इसमें ये जो टीचर्स हैं इनसे आप मेंटरिंग भी करें, क्योंकि ये वो टीचर्स हैं जो आपके सीनियर्स और उस पोजीशन में ये सक्सेसफुल पीपल हैं ये सारे। आपको पता है ये तनवीर जो है वो इससे पहले दुबई में थे सीएफओ इन एचबीएल। तो दुबई के अंदर एचबीएल का सीएफओ होना वहां का तो कोई मजाक नहीं है। फिर अब वो यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे फैसल बैंक के अंदर अल्टीमेटली कुछ सालों के बाद ही विल बी लीडिंग दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट। आप ये देखें कि आपके पास पर्सन लाइक हिम। देन इसके बाद सीएफओ ऑफ अनदर ग्रुप सर हुनैन, ठीक है ना, ही विल बी टेकिंग योर वन पोर्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब टीचर लाइक दैट आपके पास अगर अवेलेबल है तो फिर आपको मतलब टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे मेरे ख्याल से आप ना करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप उसको क्लासेस को लें। तो नहीं ट्राई करना है सर, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं माइंड मेकअप कर रहा हूँ इस तरीके से। दूसरा ये है कि अभी मेरे ख्याल से मैंने इनको कहा हुआ है अब, ठीक है, आप लोग को अपना नफा नुकसान नहीं पता होता, ठीक है ना। होता यह है कि अगर आप एक पेपर यहाँ से ले रहे होगे, दूसरा पेपर वहां से ले रहे होगे, तीसरा पेपर कहीं और से ले रहे होगे, उसमें आपको डिस्टर्बेंस क्या होगी कि क्लासेस क्लैश होंगी। जब क्लासेस क्लैश होगी तो क्या करोगे कि एक क्लास यहाँ लोगे और उसको रिकॉर्डिंग देखोगे, और 3 रिकॉर्डिंग अगर आपकी पेंडिंग हो गई तो उसके बाद वो टॉपिक आपका हाथ से गया, ठीक है ना। इस तरीके से ना कर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ट्रस्ट नहीं आता तो कहीं और अगर लेते हैं तो सारे पेपर्स वहीं से ले लें। उससे फायदा क्या होता है कि आपकी जो बीच में जो गैप्स आते हैं ना वो क्लैशेस जो है वो नहीं होते। तो किसी भी जगह पे जाएं, ट्रस्ट करें। अल्टीमेटली फिर जो 2-3 पहले अटेम्प्ट है ना, फिर वो मेरे पास आए 1 आध 2 लोग, उसने बोला सर ये क्या हो रहा है। अब हमारा ये हाल हो गया कि हमें टेस्ट करेंगे। 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मेरे पास आके वो बंदा कह रहा है कि सर मैं आपको टेस्ट करने आया हूँ। ये बोला यार अब हमारा ये लेवल हो गया है कि बच्चे हमें टेस्ट कर रहे होंगे। तो फिर उन्होंने भी और हमने भी ये डिसाइड किया कि दिस इज द लास्ट वीक, जिसने ना वो ना ले, देन वी स्टॉप। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो कहानी जो है ना दोबारा ना हो, और आप ट्रस्ट करें इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। देखिए कुछ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज भी होती है, आपने पीआरसी यहाँ पे गुजारा है, आपको कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज नजर आई होंगी। और हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बहुत सारी चीजों का एक पैकेज, मतलब एक सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ क्लास ली और आपको बहुत सारा एक ओवरऑल पैकेज होता है। तो एक आपका एथिकल वैल्यूज कैसे बढ़ानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजों को जो है आस्ते आस्ते करके हम कर रहे होते हैं। तो सिर्फ आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि वेन एवर यू आर टेकिंग द क्लासेस, ट्रस्ट ऑन योर फैकल्टी मेंबर्स सो दैट यू कैन गेन द मैसेज विच यू आर सपोज टू टेक, ठीक है ना। डोल ड्रम में क्लासेस ना लें, फिर इंशाल्लाह आप देखें कि आपकी लर्निंग क्या होगी। ओके जी, थैंक यू।